नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के प्रथम अध्याय परिचय पर चर्चा करेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र में सांख्यिकी की क्या भूमिका होती है, अर्थात अर्थशास्त्र और सांख्यिकी में पारस्परिक संबंध क्या है। तत्पश्चात हम सांख्यिकी और सांख्यिकी का उपयोग क्या है उस पर हम चर्चा करेंगे। अब हम एक एक कर बिंदुओं को समझते हैं। सर्वप्रथम हम अर्थशास्त्र को देखते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन हैं और हमारी आवश्यकताएं असीमित होती हैं। इन असीमित आवश्यकताओं को हम सीमित संसाधनों के माध्यम से किस हिसाब से पूरा करें, इसी चीज़ का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं, क्योंकि हमारे पास सीमित कोयला का भंडार है, अर्थात कोयले के हमारे पास सीमित संसाधन हैं। इन कोयलों को हम किस हिसाब से उपयोग करें जिससे कि हम अधिकतम बिजली का उत्पादन कर सकें और इस उत्पादित बिजली को कितना उपभोग करें, वितरित करें, जिससे कि हमारे देश की समस्त आबादी की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। इसी का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में प्रायः 3 चीज़ों का उपभोग, उत्पादन और वितरण का अध्ययन किया जाता है। अब हम इन तीनों बिंदुओं को एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। उपभोग क्या होता है? विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय उपभोग कहलाता है। उदाहरण के रूप में हम जानते हैं, जिससे कि हमें बातचीत करनी है या संदेश भेजना है तो हम क्या करते हैं, हमें मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता होती है। ये हमारी उपभोग हुआ। और इसी प्रकार जब हम बीमार होते हैं या हमें पढ़ाई करनी होती है तो हम डॉक्टर और शिक्षक के पास जाते हैं। ये भी हमारा उपभोग का ही एक साधन है। इसी प्रकार हम उत्पादन को समझने का प्रयास करते हैं। उत्पादन क्या होता है? विभिन्न उत्पादकों द्वारा बाजार में बेचने के लिए वस्तुओं का विनिर्माण उत्पादन कहलाता है। जैसे कि अभी हमने देखा कि हमें बातचीत या संदेश भेजने के लिए फ़ोन की आवश्यकता होती है। इस फ़ोन का कितना उत्पादन किया जाए जिससे कि हमारे पास आवश्यकताएं पूरी हो सके और हम प्रॉपर मात्रा में संदेश को प्रेषित कर सकें, यही उत्पादन है। अब हम इसके तीसरे भाग वितरण को समझने का प्रयास करते हैं। वितरण क्या होता है? राष्ट्रीय आय का मजदूरी, श्रम, लाभ, उद्यम, किराया, भूमि तथा ब्याज, पूंजी का विभाजन वितरण कहलाता है। अर्थात जो हमारी चीज़ें होती हैं, जो हमारे कारक संसाधन हैं, उनसे जो हमें आय प्राप्त होती है वही क्या कहलाती है? हमारा वितरण कहलाती है। हम यहाँ पर मजदूरी को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हम नौकरी कोई करते हैं या कहीं पर काम करने जाते हैं तो जो हमें वेतन या पारिश्रमिक मिलता है वो हमारा राष्ट्रीय आय का हिस्सा बनता है। उसी हिसाब से लाभ, जैसे हम कोई व्यापार करते हैं या कोई कंपनी चलाते हैं, जैसे आपके आसपास कोई दुकानदार दुकान चला रहा है तो उससे जो लाभ हो रहा है वो भी एक हमारा राष्ट्रीय आय का ही हिस्सा होगा। उसी प्रकार किराया, जैसे गांव में देखते हैं भूमि पट्टे पर दे दी जाती है या फिर किराए पर मकान दिए जाते हैं, जो किराएदार से हमें जो धन प्राप्त होता है वो भी हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है। उसी प्रकार ब्याज, जैसे हमारे पास जब अधिक धन हो जाता है तो साहूकार ब्याज पे उठाते हैं या फिर हम बैंक में अपना धन रखते हैं, तो ये भी हमारी राष्ट्रीय आय का हिस्सा होता है। बच्चों, अब हम इसके अन्य भाग पर चर्चा करेंगे। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। अर्थशास्त्र में सांख्यिकी के संबंध में आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र के कई सिद्धांत सांख्यिकी के विश्लेषण पर आधारित हैं। उदाहरण के रूप में एंजल्स का पारिवारिक खर्च सिद्धांत, मैथल्स का जनसंख्या सिद्धांत, ये सब हमारे सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित हैं। इसीलिए प्रोफेसर बाउले ने कहा था कि अर्थशास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णतः सत्यता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी की रीतियों में निपुण ना हो जाए। अब हम अर्थशास्त्र और सांख्यिकी के बीच में
जो संबंध है, जो अर्थशास्त्र के 3 पिलर हैं, उनको एक एक कर समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं सांख्यिकी और उपभोग का अध्ययन। सांख्यिकी और उपभोग के अध्ययन में हम जानते हैं कि हमारे पास सीमित संसाधन अर्थात आय हमारी जो होती है वह सीमित होती है। इस आय का हम किस प्रकार से वितरण करें कि हमारे अधिक से अधिक आवश्यकताएं पूर्ति हो सके, इससे हम सांख्यिकी के माध्यम से ही सीखते हैं। सर्वप्रथम हम अपनी आय का हिस्सा होता है वह हम अपनी आवश्यक वस्तुओं पर, रोटी कपड़ा और मकान पर खर्च करते हैं। उसके बाद अपने आराम की वस्तुओं पर और उसके अंत में जो हम खर्च करते हैं वह विलासिता की वस्तुओं पर। प्रत्येक व्यक्ति की आय भिन्न भिन्न होती है, वह अपनी आय का कितना हिस्सा किस पर खर्च करेगा इसका निर्धारण हमारी सांख्यिकी के विश्लेषण से ही प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब हम इसके दूसरे भाग उत्पादन का सांख्यिकी से कैसे संबंध है। हम जानते हैं कि हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी है और हम अक्सर देखते हैं कि आप समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि इस साल हमारे देश में इतना उत्पादन हुआ, मान लीजिए गेहूं का 4,37,000 मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ है। तो उसको हम कैसे वितरित करें कि हमारे पूरे समाज की आवश्यकताओं को पूर्त हो चुके, ये सांख्यिकी आंकड़ों के माध्यम से ही इस उत्पादन का वितरण हम करते हैं। इसी प्रकार अब हम इसके तीसरे पिलर सांख्यिकी वितरण का अध्ययन करते हैं। वितरण के तहत आप राष्ट्रीय आय के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय आय के जो कारक साधन होते हैं उसके सांख्यिकी विश्लेषण से ही तय होता है कि क्या है, जैसे कि हमारी कितनी राष्ट्रीय आय है, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, हमारी मांग लोच क्या है, उसकी बिक्री क्रय क्या है। आवश्यकताओं को हम सांख्यिकी के विश्लेषण के माध्यम से ही समझते हैं। बच्चों, अब हम जिस सांख्यिकी शब्द की बात कर रहे हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। इस सांख्यिकी शब्द को अंग्रेजी में स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति विभिन्न भाषाओं से हुई है, जैसे कि लैटिन भाषा के स्टेटस शब्द से, इसी प्रकार जर्मन भाषा के स्टैटिस्टिका शब्द से हुई है, उसी प्रकार फ्रेंच भाषा से स्टैटिस्टिक्यूस और इटालियन भाषा के स्टैटिस्टा से हुई है। इन सभी शब्दों का अर्थ राजनीतिक राज्य से है। राजनीतिक राज्य में पहले सांख्यिकी का उपयोग राज्यों को चलाने के लिए किया जाता था। राजा लोग अपने राज्य कार्यों को पूर्ण करने के लिए सांख्यिकी का उपयोग करते थे। बच्चों, अब हम सांख्यिकी के अंतर्गत किस किस चीज़ का अध्ययन करते हैं और सांख्यिकी उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, हम देखते हैं कि रोज़ हमें किसी विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मिलती रहती हैं। ये सूचनाएं किसी भी प्रकार की हो सकती हैं और किसी भी माध्यम से हो सकती हैं। जैसे हमें सूचनाएं अखबार से मिलती हैं, सूचनाएं टीवी से मिलती हैं, हमें सूचनाएं विभिन्न अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया से प्राप्त होती हैं। इन सूचनाओं को जब हम देखते हैं और हम इच्छा अनुसार इनका उपयोग करने की सोचते हैं तो इनसे कोई जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, आंकड़े, अर्थात एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को जो संख्यात्मक या अन्य रूप में हो सकते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, आंकड़े कहते हैं। ये आंकड़े समाज से हो सकते हैं, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित हो सकते हैं, जैसे हमारी जीडीपी ग्रोथ कितनी जा रही है, हमारी राष्ट्रीय आय कितनी है, हमारे प्रदेश की पर कैपिटा इनकम कितनी है। इन सब तरीकों के डाटा हो सकते हैं। या फिर हमारे यहाँ जो खेल हो रहे हैं, ओलंपिक में कितने हमने मेडल जीते या कौन सा विश्व कप हमने जीता, इस तरीके से विभिन्न प्रकार के डाटा हो सकते हैं। इन सब का हम अध्ययन करते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि हमारा समाज वैश्विक समाज हो रहा है। इसमें हमें विभिन्न प्रकार की सूचनाएं फैलती रहती हैं। तो इन सूचनाओं को हम एकत्रित करते हैं और इन सूचनाओं को एकत्रित करने के बाद हमें ये भी जानना होता है कि कौन सी सूचना हमारे लिए आवश्यक है और इच्छानुसार हम एकत्रित कर सकते हैं। तो इन सब जो सूचनाओं का इच्छानुसार एकत्रण करना और उनको व्यवस्थित किया जाता है, तो इसे हम सांख्यिकी कहते हैं। अर्थात अर्थपूर्ण सूचनाएं आंकड़े उपलब्ध कराने से संबंधित अध्ययन गणित की जिस शाखा में किया जाता है उसे सांख्यिकी कहते हैं। बच्चों, सांख्यिकी का उपयोग हम पहले राज्य को चलाने के लिए करते थे और
जो आंकड़े उपलब्ध होते थे उनको राज्य कार्यों के लिए उपलब्ध कराया जाता था। सांख्यिकी का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो गया। इस प्रकार अब वर्तमान समय में सांख्यिकी के अंतर्गत हम सांख्यिकी में आंकड़ों के संग्रहण करने, उन्हें व्यवस्थित करने, विश्लेषण करने, निर्वचन अर्थात निष्कर्ष के आधार पर व्याख्या करने का अध्ययन इसमें किया जाता है। बच्चों, इसका उपयोग हम अब वर्तमान समय में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कहाँ-कहाँ करते हैं, इन सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, अब हम सांख्यिकी का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, उस पर हम चर्चा करते हैं और इनको हम बिंदुवार समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जटिल आंकड़ों को आसान करना। सांख्यिकी हमारे जटिल आंकड़ों को, जो बड़े-बड़े विस्तृत आंकड़े होते हैं, चाहे वो अर्थशास्त्र से संबंधित हो, जनसंख्या से संबंधित हो या अन्य चीज़ से संबंधित हो, इन आंकड़ों को सांख्यिकी की विधियों के माध्यम से, जैसे औसत निकालना, योग निकालना और उनको प्रतिशत में विभाजित करके एक पढ़ने योग्य डाटा, अर्थपूर्ण डाटा में परिवर्तित कर देती है। हमारी कितनी आय है, वो पर कैपिटा इनकम हमारी को बता देती है। हमारी आय में क्या असमानताएँ हैं, उनको भी हम आसानी से समझ सकते हैं कि हम सभी की आय भिन्न-भिन्न होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमारे देश की कितनी स्थिति है, क्या आर्थिक स्थिति, इनको हम आसानी से समझ लेते हैं। इसी प्रकार सांख्यिकी तथ्यों को भी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करती है, जैसे कि हमारे जो आंकड़े मिलते हैं वह आंकड़े भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। सांख्यिकी क्या उन आंकड़ों को गुणात्मक एवं परिमाणात्मक रूप में प्रदर्शित करती है, जिससे पता चलता है कि हमारी क्या स्थिति है, जैसे कि हमारी जीवन प्रत्याशा क्या है, हमारे यहाँ के जीवन स्तर क्या है, जो हमारे यहाँ की गरीबी है वह कैसी है, इन सारी चीज़ों पर हमें स्पष्ट करती है और हमें स्पष्ट आंकड़े उपलब्ध करवाती है। इसके साथ साथ ही सांख्यिकी के माध्यम से, सांख्यिकी की जो गतिविधियाँ हैं हमें उनसे हम आंकड़ों का तुलना करते हैं और उससे हम एक रिज़ल्ट पर पहुँचते हैं। जैसे कि तुलनात्मक हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश की आय अन्य प्रदेशों जैसे हरियाणा की आय से कितनी अधिक है या कितनी कम है, हमारे देश की आय अमेरिका की तुलना में कितनी कम है या कितनी अधिक है, या हमारे व्यक्तिगत रूप से किसकी आयों के बीच में कैसा असमान वितरण है। तो इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, सांख्यिकी के सहसंबंध के माध्यम से इनका हम अध्ययन करते हैं और उनके बीच में तुलनात्मक रिजल्ट प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार हम विभिन्न तथ्यों के संबंध में भी अध्ययन करते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि मांग और पूर्ति के संबंध, और उसी प्रकार से जैसे कोई विज्ञापन हुआ, उस विज्ञापन से उसके बिक्री पर क्या फ़र्क पड़ेगा, उसी प्रकार देश में शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है, तो उस व्यवस्था से उसकी शासन व्यवस्था पर कैसे, उसकी गुणवत्ता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन इस सांख्यिकी की गतिविधियों के सहसंबंध के माध्यम से करते हैं। और जिससे कि नीति निर्धारण में भी सहायता करती है। सांख्यिकी के जो वर्तमान आंकड़े हैं और भूत आंकड़ों से हम मिलान करते हुए, उनसे तथ्यों को ज्ञात करते हुए किस हिसाब से हम आगे की नीति, जैसे कि मौद्रिक नीति का निर्माण करें, राजकोषीय नीति का निर्माण करें। जैसे कुछ व्यापारी जो स्टॉक एक्सचेंज में व्यय करते हैं वो कैसे होते हैं, जो वर्तमान समय में कंपनी के शेयर्स को और पूर्व में जो कंपनी के शेयर है उनके बीच में तुलनात्मक अध्ययन करके और ये निर्णय लेते हैं कि हमें आगे कैसे किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, जिससे कि हम अधिक से अधिक लाभ कमा सकें। और उसी प्रकार सरकार भी अपने वार्षिक जो बजट जारी करती है उसमें भी तय करती है कि किस मद पे हमें कितना खर्च करना है, जिससे कि हमारे देश का अधिक से अधिक विकास हो सके। इसी प्रकार सांख्यिकी के माध्यम से हम भविष्यवाणी करने में भी सहायक होते हैं। जैसे कि सरकार अपने वार्षिक बजट में घोषणा करती है कि आगामी हमारे वित्तीय वर्ष में कितने प्रतिशत जीडीपी में वृद्धि रहेगी या कितनी प्रतिशत हमारी आय में वृद्धि संभव हो सकती है। इन सारी चीज़ों की हम चर्चा करते हैं। कई अर्थशास्त्री ने पूर्व में देखा है कि उन्होंने सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर ये भी घोषणा कर दी थी कि आगामी कुछ समय में आर्थिक मंदी भी आने वाली। इस तरीके से हम
अर्थव्यवस्था में सांख्यिकी को यूज करते हैं। बच्चों, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो हमारा आपको पसंद आया होगा। इससे काफ़ी सीखने की चीज़ें मिली होंगी। अन्य चीज़ों पर विस्तृत चर्चा करने के लिए हम आगे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।